हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं TRE 2 के एग्ज़ाम की। TRE 2 का ये है, आज हम TRE 2 का एग्ज़ाम जो है पेपर सॉल्व करेंगे 9 to 10 का। ठीक है, तो जो लोग TRE 3 या TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 to 10 या फिर 1 to 5 या 6 to 8 किसी भी वर्ग में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से हिंदी की सारे सब्जेक्ट हिंदी की टोटल जो है तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही जिससे आप अपने जो है तैयारी को और बेहतरीन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 65 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, कालिदास की के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि कालिदास का जो एक नाटक है शकुंतला, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक है शकुंतला, और इसमें पूछा है कि खड़ी बोली में इसका जो अनुवाद है किसने किया है। ऑप्शन दिए हैं, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, लल्लू लाल ने, सदन मिश्र ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ कोई भी नहीं है। आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। कालिदास के नाटक जो है शकुंतला, खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। लल्लू लाल और सदन मिश्र ने दोनों ही पोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधान अध्यापक रहे थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है, इसके साथ फुल डिटेल भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी छोटे मोटे डाउट हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटे पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले जमीन, और है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ई सही। आंसर हो जाएगा इसका ई सही, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, पैरों के जमीन, हालांकि में ये मोहन राकेश के नाटक हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी संदर्भ जो नहीं है जिससे टूटते पारिवारिक परिवेश के मूल्यों का चित्रण हुआ हो। यहाँ पर देखेंगे दिए गए विकल्पों में ऐसा कोई भी विकल्प संगत नहीं है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में जो है पारिवारिक मूल्यों का चित्रण हुआ है। ठीक है, आधे अधूरे में। ठीक है, और आधे अधूरे जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन एक ऐतिहासिक नाटक है। पैरों तले ज़मीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। ये आप लोग देख सकते हैं, पैरों तले जो है इनका एक अधूरा नाटक है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है, कमलेश्वर ने इसको पूरा किया है। इनका जो लास्ट नाटक है पैरों तले ज़मीन, ठीक है, जो अधूरा रह गया था। इसके बाद हम देखेंगे, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, चंद्रगुप्त। सॉरी, आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है, पूरा डिटेल देखेंगे। कौमुदी महोत्सव सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है। कौमुदी महोत्सव में जो नाटक है एकांकी नाटक है, वो रामकुमार वर्मा का एकांकी है। रामकुमार वर्मा जो हैं एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे रामकुमार वर्मा की अन्य जो है नाटक एकांकी नाटक हैं वो हैं, पृथ्वी की आंखें, रेशमी टाई, चारु मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, दीपदान, कारवां। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण जो है एकांकी नाटक हैं, जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं, राघव राघव हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, या फिर हैं एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए सही, इलाचंद जोशी जो हैं ये एक मनोविश्लेषणवादी जो है रचनाकार रहे हैं, प्रगतिवादी नहीं हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए सही। फुल डिटेल देखेंगे।
इलाचंद जोशी प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। इलाचंद जोशी जो है मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानी है धूप की रेखा, रोमांटिक छाया, आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, विकल्प में दिए गए अन्य सभी लेखक प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं। और बाकी जो है यहाँ पर राघव राघव और यशपाल ये प्रगतिवादी परंपरा के प्रमुख कहानीकार के माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 17, जिंदगी और गुलाब के फूल ये प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोमती हैं, शिवानी हैं, या फिर है एक से अधिक, या फिर है कोई भी नहीं। आंसर इसका जो हो जाएगा ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर होगा ई सही, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी मन्नू भंडारी, कृष्णा सोमती, शिवानी का नहीं है, अपितु जिंदगी और गुलाब के फूल प्रसिद्ध कहानी संकलन उषा प्रियंवदा का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उषा प्रियंवदा का है और जिंदगी और गुलाब के फूल। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कहानियां हैं, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब, त्रिसंग। ठीक है, ये मन्नू भंडारी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं। शिवानी की देखेंगे लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रति विलाप। ठीक है, प्रमुख शिवानी की ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न देखेंगे 71 को, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया है। ये विचार किसका है? और ऑप्शन दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामलाल शर्मा का है, या है उपयुक्त में से किसी का भी नहीं है, या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये महत्वपूर्ण प्रमुख कथन है। और भी डिटेल देखेंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया है। यही विचार जो है विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और बालकृष्ण भट्ट को एडिशन कहा है। इससे ये महत्वपूर्ण एक और प्रश्न मिल जाता है कि स्टील जो है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को किस नाम से क्या नाम दिया है। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं स्टील और एडिशन का नाम दिया है। ठीक है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? आपने हिंदी काव्यशास्त्र में पढ़ा होगा, बहुत सारे जो हैं सिद्धांत यहाँ पर निर्मित हुए हैं, जिसमें एक है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ऑप्शन दिए हुए अरस्तु का है, क्रोचे का है, इलियट का है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। इलियट के द्वारा ये जो है सिद्धांत निर्धारित हुआ है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। पूरा डिटेल देखेंगे। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है, क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद दिया है, वहीं अरस्तु का जो है विरेचन का सिद्धांत है। ठीक है, अरस्तु ने और भी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें है विरेचन का सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अरस्तु का, और जो है क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 73 को, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, कालरिज हैं, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आपने ऊपर वाले प्रश्न को हमने बताया था, विरेचन का सिद्धांत जो है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। आंसर ये सही हो जाएगा। फुल डिटेल देखेंगे। साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तु ने माना है। प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। अनुकरण का एक प्लेटो का सिद्धांत है। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत जो है प्लेटो ने दिया है। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। ठीक है, उन्होंने इस प्रक्रिया को मिमेसिस कहा है, और कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वही प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालीन प्रयोजन आनंद या सत्य है। ठीक है, आनंद है, सत्य नहीं है। ठीक है, ये प्रमुख इनका सिद्धांत है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 74 को। प्रश्न है 74, भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की है? आपको पता है भरत मुनि के जो सिद्धांत हैं उस पर बहुत सारे जो है हमारे कवि हैं, आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारे अपनी अपनी जो है व्याख्याएं की हैं। इसी पर पूछा है कि जो है जो अनुमतिवाद है
भरत मुनि का, उस पर किसने अपनी व्याख्या की है? ऑप्शन दिए हैं, भट्ट लोलट है, अभिनव गुप्त है, भट्ट नायक हैं। उपयुक्त में से जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? कोई भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। भरत मुनि के जो रस सूत्र है इसमें अनुमतिवाद का जो व्याख्या की है वो आचार्य शंकुक ने की है, जो इसके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आचार्य शंकुक, पूरी व्याख्या देखेंगे, लिखा हुआ है अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या आचार्य शंकुक की है, जो कि विकल्प नहीं है, अतः विकल्प ई उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लोलट का है, भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद जिसे कहते हैं। शंकुक ने दी है अनुमतिवाद और भट्ट नायक ने जो है दिया है भुक्तिवाद या फिर भोगवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ये प्रमुख 4 जो है व्याख्या करता हैं जिन्होंने भरत मुनि की जो है अनुमतिवाद का पर व्याख्या की है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों में अनुमतिवाद के स्थान पर अनुमतित्व दिया गया है, इसके कारण। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 75, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा के सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद की माना है? ठीक है, ऑप्शन है कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, राजशेखर हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंसर इसका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डिटेल देखेंगे, संस्कृत के आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्म सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 76, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह ने बहुत सारी आलोचनाओं के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है नामवर सिंह का, और जिन्होंने खूब सारी आलोचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इनकी आलोचना है उस पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस पर मिला है? ऑप्शन दिया है छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 ईस्वी में साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो विकल्प। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 77 को, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक, और ये प्रमुख सिद्धांत हैं। भरत मुनि का जो है रस सूत्र, ठीक है, रस सिद्धांत भरत मुनि का है। आनंदवर्धन का जो है वो है ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन के ने ध्वनि संप्रदाय को प्रतिपादित किया था। और रीति जो संप्रदाय है वामन का है, और कुंतक का है वक्रोक्त संप्रदाय। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 का 4 किस में है? 2। प्रश्न नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। और यहाँ पर देखेंगे फुल डिटेल। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रवर्तक एवं संप्रदायों को संकलित सुमेलित कीजिए। भरत मुनि का रस सूत्र है, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है, कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय है, वामन का जो है रीति संप्रदाय है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख संप्रदाय इसमें उल्लेखित हैं। प्रश्न देखेंगे 78 को, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायत संस्करण किसने कहा है? ठीक है, विलायती संस्करण किसने कहा है अभिव्यंजनावाद को? ऑप्शन दिए हुए हैं, श्याम सुंदर दास ने दिया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है, गुलाब राय ने दिया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर इसका जो है आ रहा है ई आ रहा है। क्यों? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे विलायती संस्करण कहा है अभिव्यंजनावाद को। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 79 को, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें इसको। लिखा है कि कृष्णा सोबती, ऑप्शन दिए हों कृष्णा सोबती, मैत्रा पुष्पा और हैं उषा प्रियंवदा। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी सही। मैत्री पुष्पा का एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है तब्दील निगाहें। ठीक है,
लिखा है ऑप्शन स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील लिखा है मैत्री पुष्पा की प्रमुख रचना है। कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, डार से बिछड़ी, दिलो दानिश, यारों के चार, और लिखा है ये लड़की। ये प्रमुख जो रचना है कृष्णा सोबती की है। उषा प्रियंवदा की है 55 खंबे लाल दीवार, और रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भया कबीर उदास। ये प्रमुख रचनाएं हैं उषा प्रियंवदा की हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 80। प्रश्न है दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी होता है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, पूरा डिटेल देखेंगे। दलित साहित्य का सौंदर्य साहित्य नामक जो है ग्रंथ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी अन्य कृतियाँ हैं सलाम, घुसपैठी, जूठन, सदियों का संताप। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पूछी जाने वाली ये है वो है दलित साहित्य का सौंदर्य साहित्य और जूठन। ये बहुत बार पूछी जाती है, तो दोनों को याद जरूर रखिएगा। प्रश्न देखेंगे आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैत्री पुष्पा हैं, रमणिका गुप्ता हैं और भारती बीना हैं। आंसर हो जाएगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक जो है कवित्री आशा किस्कू की काव्य संग्रह है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में नहीं था, आंसर हो जाएगा ई सही। प्रश्न देखेंगे 82 को। संदेह यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं दिनकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक है, यहाँ कोई भी नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका ई सही हो जाएगा। प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं। पूरा डिटेल देखेंगे। संदेह यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि विकल्प में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 83 को। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रसमर्थी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला है वो है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी प्रमुख कृति उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था, यहाँ पर डेट है, और प्राप्त हुआ था। इसके बाद जबकि रसमर्थी, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह की अन्य कृतियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 84 को। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर माना जाता है? ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो। आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे छंदों का अजायब घर मानते हैं, और यहाँ पर पूरी डिटेल देखेंगे। और रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना है। परमाल रासो के रचयिता हैं वो हैं जगनिक, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं नरपतनाहल। ठीक है, और प्रश्न देखेंगे 85 को। कबीर की उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और ऐसा माना जाता है कि जो उलटवासियाँ हैं कबीर दास इसके जो हैं विशेषज्ञ हैं, लेकिन इससे पहले भी एक जो कवि रहे हैं उनने भी उलटवासियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन देखेंगे कि किस साहित्य में उलटवासियों का जो है उल्लेख मिलता है, बौद्ध साहित्य में, सूफी साहित्य में, या फिर है सिद्ध साहित्य में। आंसर हो जाएगा सी सही। सिद्ध साहित्य में सरपा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो है उलटवासियों का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ था। यहाँ पर देखें कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती थी। कबीर संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 86 को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? आंसर है महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ए सही। इस पर पूरा एक पैरा है, ये देखेंगे।
कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है रंगभूमि रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, बिकट भट्ट और भारत भारती जय भारत। सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। ये भारत भारती रचना है जो अंग्रेजों ने जब्त भी कर ली थी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 87 को, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अकाल और उसके बाद, और कलगी बाजार, गीत फरोश, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ये प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे अकाल और उसके बाद नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचना है। और कलगी बाजार जो है अज्ञेय की रचना है। कलगी बाजार अज्ञेय की रचना है। और गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। ब्रह्म राक्षस मुक्त बोध की प्रमुख रचना है। ठीक है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। यहाँ पर डिटेल देख लेंगे। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की रचना है। कलगी बाजार अज्ञेय की है। गीत फरोश भवानी प्रसाद का है। मुक्त बोध का ब्रह्म राक्षस। ठीक है, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 88। एक आदमी रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है। प्रमुख पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से संग्रहित हैं? धूमिल ने जहाँ भी रचनाएं की हैं कहीं ना कहीं प्रगतिवादी कवि माने गए हैं धूमिल। और इनकी रचनाएं बहुत ही जो है प्रगतिवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नक्सल बाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। पूरा डिटेल देखेंगे इस पर। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। और रोटी और संसद कविता से हैं ये कविता। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है। सुदामा पांडे धूमिल श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि हैं, अतः इनका उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इसमें देखेंगे 89 को, प्रश्न नंबर है 89। और यहाँ पर देखेंगे कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है कौन सी? एक और जिंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए सही। एक और ज़िंदगी इनकी रचना नहीं है। एक और ज़िंदगी जो है रचना मोहन राकेश की है। यहाँ पर देखेंगे एक और ज़िंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, बल्कि मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। जबकि राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं और बयान आदमी मुबारक कमलेश्वर की प्रमुख कहानी है। मोहन राकेश की वही कहानी है इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। ये प्रमुख कहानी जो है मोहन राकेश की है। प्रश्न देखेंगे 90। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल कितनी संख्या है? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं 40 है, 44 हैं, 45 है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। टोटल जो है दृश्य हैं 44 दृश्यों का उल्लेख है। पूरा डिटेल देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 44 है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। इनमें गीतों की संख्या जो है 13 है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं इनके जो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख और नाटक हैं वो हैं सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामने। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 91। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है विनम्रता है। नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक, ठीक है, के चरित्र की प्रमुख भूमिका क्या है? विनम्रता है, भावुकता है, या फिर है उदारता। आंसर हो जाएगा इसका ई सही, इसमें से कोई भी नहीं है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय कृत शेखर एक जीवनी 2 भागों में और उत्थान और उत्कर्ष में है। इसमें प्रथम भाग का जो प्रकाशन है 40 में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 44 में हुआ था। उपन्यास का नायक शेखर है। शेखर के चरित्र की प्रमुख विशेषता जो है वह विद्रोही है, घोर स्वाभिमानी है, अंतिम सीमा तक ईमानदार, निर्भीक एवं जिज्ञासु है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा
प्रश्न है 92, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? और ऑप्शन दिए हुए हैं अनामदास का पोता है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में इसको प्रकाशित हुआ। पात्र है महामाया। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका, भट्टिनी, राजश्री, अघोर, भैरव और विग्रह वर्मा। ये प्रमुख जो हैं इसके पात्र हैं। साथ ही और देखेंगे आज चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। पुनर्वा 1973 में है। अनामदास का पोता 1976 में इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है, ग्रेगी मैन कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है, कमलेश्वर है, ज्ञान रंजन है। आंसर जो हो जाएगा इसका ई सही होगा। ग्रेगी मैन जो है अज्ञेय की प्रमुख कहानी है, जो एक मनोविश्लेषणवादी कहानी को के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देखेंगे अज्ञेय की अन्य कहानियाँ कोठरी की बात, रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, विफ्तगा, सरदार थी अमरवल्लरी और परंपरा कहानी संग्रह हैं। ठीक है, ज्ञान रंजन की प्रमुख कहानियाँ हैं फेस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, ठीक है, और सपना नहीं। कमलेश्वर हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी और खोई हुई दिशा है, मांस का दरिया, बयान। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ हैं परिंदे, जलती झाड़ियाँ, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कोए और काला पानी। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 94 को, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिए हुए चंदा शर्मा गुलेरी हैं, सुदर्शन है और ये है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। चंदा शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियों का लेखन किया है, उसी से इनकी कहानी और ये कहानी क्षेत्र में इतने प्रसिद्ध हो गए। महत्वपूर्ण इसका जो है व्याख्या है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार चंदा शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें दुखने जीवन 1911 में लिखी गई है, बुद्धू का कांटा 14 में, उसने कहा 1915 में लिखी गई कहानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुई थी वो इनकी लास्ट कहानी हुई थी, उसने कहा। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 95 और है लास्ट प्रश्न। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है राही मासूम रजा, अमृतलाल नागर और है सिद्धांत सिंह चौहान। आंसर हो जाएगा इसका ई सही। ठीक है, आंसर होगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पूरा डिटेल देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी 1968 में लिखा गया था। और प्रजातंत्र लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, जो राग दरबारी 1968 में लिखी गई है और उसी के पात्र हैं ये। ठीक है, राग दरबारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के जो बंटवारे की कुछ त्रासदी पर आधारित ये रचना लिखी गई है। इसमें लिखा है कि अन्य पात्र भी हैं, रूपयन बाबू हैं, रंगनाथ बद्री हैं, पहलवान हैं, जोगनाथ हैं, सनीचर है, मास्टर है, मोतीराम है, रामाधीन है और भीकम खेबड़ी है। आदि प्रमुख इस उपन्यास के जो हैं प्रमुख पात्र हैं। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।